हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नैनो पोरस मटेरियल्स पे और इसके साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मान लीजिए आप, क्योंकि ये सब समझने के बाद में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखते हैं कि पोरस मटेरियल्स क्या रहता है। पोरस मटेरियल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, पोरस मटेरियल्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा कभी माइक्रोपोरस मटेरियल, मीजोपोरस मटेरियल, ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा कभी, या कभी आपने मॉलिक्यूलर सीव्स वगैरह सुने होंगे, या अगर आपने ये सब कुछ नहीं सुना, आपने रबर देखा होगा। रबर है जिसके हम चप्पल वगैरह बनाते हैं, या इसी तरह से पिमाइस रॉक जो रहता है, पिमाइस रॉक जो हल्के से पत्थर रहते हैं, ठीक है, या फूम टाइप जो चीज़ें रहती है, वो एक्चुअली पोरस रहती है। पोरस पोरस का मतलब कोई अगर सॉलिड या मटेरियल, उसमें अगर पोर्स हों, छोटे छोटे पोर्स, ठीक, उसको हम बोलते हैं पोरस मटेरियल। लेकिन नैनो पोरस मटेरियल का मतलब क्या है? नैनो पोरस, जब मैं बात करूँगा ना नैनो पोरस, नैनो पोरस का मतलब रहता है कि अगर इस पोर का जो डायमीटर है, अगर मैं ये पोर लेता हूँ, सपोज इस पोर को यहाँ पे हम मैग्नीफाई करते हैं, ये पोर है, ठीक, पोर यानी सुराख, इसका अगर डायमीटर नैनो रेंज में आता है, यानी 1 to 100 नैनोमीटर, तब मैं इसको बोलूँगा कि ये नैनो पोरस है। क्या है ये? नैनो पोरस। तो नैनो पोरस का मतलब क्या है? अब जिसका पोर डायमीटर, पोर डाया कितना हो, 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, यानी नैनो रेंज में जब आ जाए इसका पोर डायमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि इससे एक नैनो पोरस मटेरियल्स जो है ना, इससे इनका जो डिफ्यूजन है, इन मटेरियल का डिफ्यूजन थ्रू दीज पोर्स, या फिर एड्जॉर्प्शन, या इसका सरफेस एरिया वगैरह, ये सब मटेरियल का मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे पोरस मटेरियल रहा तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। फिर इन पोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सिलेक्टिव सिंथेसिस, या बहुत सारे एप्लीकेशंस में इनको ला सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वजह है कि इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो नैनो पोरस मटेरियल्स मैंने आपसे कहा, ठीक। अब ये नैनो पोरस मटेरियल्स जो है, इनकी हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद में इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। तो अब आपको मालूम हो गया कि नैनो पोरस मटेरियल्स का मतलब क्या रहता है, यानी वो पोरस मटेरियल जिनका पोर डायमीटर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो। अब अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखी जाए, क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास में 3 तरह के पोरस मटेरियल्स आते हैं, नैनो पोरस मटेरियल्स। पहला जो मटेरियल आता है, पहला, उसको मैं बोलूँगा नंबर 1, उसको मैं बोलूँगा माइक्रोपोरस। माइक्रोपोरस, माइक्रोपोरस नैनो मटेरियल, ठीक, NM लिखूंगा मैं यहाँ पे। दूसरा जो आएगा वो आएगा मीजोपोरस, मीजोपोरस नैनो मटेरियल, ठीक। अब तीसरा जो आएगा, उसको जाहिर सी बात है, उसको मैं कहूँगा मैक्रोपोरस, मैक्रोपोरस। समझ में आया? और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ये मैं बताऊंगा कि माइक्रोपोरस नैनो मटेरियल क्या रहता है। देखो, माइक्रोपोरस नैनो मटेरियल का मतलब रहता है जिसका डायमीटर, D स्टैंड्स फॉर डायमीटर, लेस देन 2 नैनोमीटर हो, उसको हम बोलते हैं ये माइक्रोपोरस है, ठीक है, माइक्रोपोरस। इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज हमारे पास में एक एग्जांपल है NaY, सोडियम वाई बोलते हैं इसको, ठीक है, या इसी तरह से जियोलाइट्स हैं, जियोलाइट्स, या इस तरह से ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, या मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो रहते हैं, ऑर्गेनिक पोरस मटेरियल्स, ठीक है। इस तरह से सर्जिकल टेप है एक, सर्जिकल, ठीक,
सर्जिकल टेप का मतलब जो सर्जरी में हम टेप यूज़ करते हैं ना चिपकाने के लिए, उसको बोलते हैं सर्जिकल टेप। वो सर्जिकल टेप जो रहता है वो ये रहता है माइक्रोपोरस सर्जिकल टेप। ठीक है, अब देखो इसका पोर साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, यानी लेस देन 2 नैनोमीटर बोले तो बहुत ही ज़्यादा छोटा। अब इससे क्या हो सकता है, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोर साइज़ छोटा है तो इसका मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स उनकी प्यूरिफिकेशन यानी सेपरेशन वगैरह, प्यूरिफिकेशन सेपरेशन इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन कि उनके स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोरेज यानी उनको स्टोर करना स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह है। समझ में आया ना, क्योंकि इनमें जो है ना, यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे पोर साइज़ बहुत ही छोटा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे स्लो डिफ्यूजन होता है, स्लो डिफ्यूजन होगा थ्रू दीज पोर्स। और यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही हम देखते हैं। क्यों देखते हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन? क्योंकि पोर साइज़ बहुत ही छोटा है। अगर आपको हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज करना हो ना, तो उसको हम माइक्रोपोरस मटेरियल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैरी करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए अगर हम इनके अंदर उसको बंद रखेंगे, इन्हें स्टोर करना चाहेंगे, इसके अंदर ट्रैप करना चाहेंगे, तो हम उसके लिए माइक्रोपोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब रहता है दूसरा क्या कहा मैंने, दूसरा जो मटेरियल है वो है मीजोपोरस मटेरियल। मीजोपोरस मटेरियल का जो डायमीटर रहता है मीजोपोरस, इनमें पोर डायमीटर रहता है ग्रेटर देन 2 नैनोमीटर बट लेस देन 50 नैनोमीटर। ये इनका पोर डायमीटर रहता है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 नैनोमीटर से ज़्यादा और 50 नैनोमीटर से कम जिसका पोर डायमीटर रहता है उनको हम बोलते हैं मीजोपोरस मटेरियल्स। इसका मतलब ये थोड़े से बड़े रहते हैं। समझ में आया ना? तो इनकी जो एग्जांपल्स है, इनमें MCM वगैरह आते हैं, जैसे MCM मैं शॉर्टकट में लिखूँगा MCM, जैसे 41 है या MCM 48 है। ठीक है, या इस तरह से SBA 15 आपने नाम सुना हो, SBA 15 वगैरह वगैरह। तो दीज आर, या मॉलिक्यूलर सीव्स जो रहते हैं, या ज़ीरो जेल्स, ये आप बाद में लिख लेना खुद भी। और जो मैंने कल का वीडियो डाला था उसके डिस्क्रिप्शन में ये पूरे नोट्स है, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मीजोपोरस मटेरियल्स हैं, या मीजोपोरस मॉलिक्यूलर सीव्स है, ज़ीरो जेल्स है, सिलिका, एलुमिना, टाइटेनियम ऑक्साइड, नियोबियम ऑक्साइड मटेरियल्स। सो ऑल दीज आर एक्चुअली मीजोपोरस मटेरियल्स। समझ में आया? अब ये जो मटेरियल्स है ना इनमें पोर साइज़ मैंने कहा कि थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए ये बड़े साइज़ में, बड़े पोर में बड़े मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। और ये जो पोरस मटेरियल्स है ना, ये कैपिलरीज की तरह काम करती हैं, यानी इन कैपिलरीज को, इन पोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं हम एज नैनो रिएक्टर्स बोलूँगा मैं। ठीक है, नैनो रिएक्टर्स, यानी इनके अंदर रिएक्शंस करा सकते हैं, सिलेक्टिव रिएक्शंस, जैसे पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस जो होती है, पॉलीमराइजेशन, सिलेक्टिव पॉलीमराइजेशन, किसी पर्टिकुलर पॉलीमर का ये करना हमें जैसे हमें लीनियर चेन पॉलीमर चाहिए, ब्रांचेड पॉलीमर नहीं चाहिए, तो हम ये पोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमें जो मटेरियल बनेगा वो इसकी डायमेंशन के हिसाब से बनेगा, इसकी डायमेंशन से बाहर नहीं बनेगा। तो हम सिलेक्टिव पॉलीमराइजेशन या सिलेक्टिव सिंथेसिस कर सकते हैं मीजोपोरस मटेरियल में। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने कभी सपोज़ बेंजीन है, बेंजीन की अगर हम एल्काइलेशन करेंगे तो एल्काइलेशन इस तरह भी हो सकती है इसमें। ठीक है, यानी यहाँ पे या फिर ऐसे एल्काइलेशन हो सकती है, और ऐसे भी एल्काइलेशन हो सकती है 2 पोजीशंस पे, राइट? या इस पे ऐसे एल्काइलेशन हो सकते हैं सिलेक्टिव 1 पोजीशन पे। ठीक है, अगर हम इन मीजोपोरस मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम सिलेक्टिवली, जैसे ये बनाना हो तो यही बनेगा, ये इन पोर्स के थ्रू पास नहीं हो सकता,
तो ये बनेगा नहीं या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिलेक्टिवली कोई मॉलिक्यूल इसमें बना सकते हैं। सो इनको हम बोलते हैं नैनो रिएक्टर्स, और इनको हम यूज़ करते हैं एज एडजॉर्बिंग सिस्टम्स, एज एडजॉर्बिंग सिस्टम्स, ठीक है, फॉर लिक्विड्स एंड वेपर्स। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक ये फिनिश हो गया। ठीक, अब और एक मटेरियल रहता है हमारे पास में, उसको बोलते हैं मैक्रोपोरस मटेरियल। मैक्रोपोरस मटेरियल का मतलब रहता है ये वो मटेरियल है जिसका पोर डायमीटर ग्रेटर देन कितना रहे 50 नैनोमीटर। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो समझ लेना कि ये मैक्रोपोरस मटेरियल, यानी इसमें बड़े पोर्स रहते हैं, बड़े पोर्स। क्लियर? इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। पहले सबसे पहले कार्बन माइक्रोट्यूब से मैं बोलूँगा कार्बन माइक्रोट्यूब्स। ठीक, यहाँ तक अलग हो गया। कार्बन माइक्रोट्यूब से इसमें ये एक एग्जांपल आती है, और इसी तरह से और एग्जांपल पोरस जेल, पोरस जेल्स आती हैं इसमें। और एक एग्जांपल यानी पोरस या पोरस गिलासेस हैं या एरोजेल्स ये सब आते हैं किसमें? मैक्रोपोरस मटेरियल में। मैक्रोपोरस समझ में आया ना? इनमें पोर साइज बड़ा रहता है, 50 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है। और इन मैक्रोपोरस मटेरियल में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एड्जॉर्प्शन, उनका इंटरेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं। तो इनमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनके अंदर पास हो सकते हैं, या पॉली एरोमेटिक्स इनमें पास हो सकते हैं। मैं समझा दूंगा क्या होता है ये। तो मैंने ये कहा कि इनके थ्रू बड़े मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। सो ये होस्ट कर सकते हैं, कैन होस्ट क्या होस्ट कर सकते हैं? बिग मॉलिक्यूल्स। मैं लार्ज मॉलिक्यूल्स बोलूँगा, मैं लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक बायोमॉलिक्यूल्स। या पॉली एरोमेटिक्स का मतलब ये जो ऐसे रहते हैं ना बड़े मॉलिक्यूल जिनमें बहुत सारे बेंजीन्स रहते हैं, ठीक है, तो उनको ये होस्ट कर सकता है। होस्ट मतलब ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें साइज़ बड़ा है, तो ये इनके लिए रिएक्टर बन सकता है। इसी तरह से इनको हम सेंसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिंग, ठीक है। मगर बड़े मॉलिक्यूल्स की सेंसिंग, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की सेंसिंग के लिए इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज कैटालिटिक सेंटर्स। जैसे कैटालिटिक सेंटर का मतलब इनमें कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कैटालाइज हो सकती है। जैसे किसी बड़े मॉलिक्यूल जिनको हम स्कैफोल्ड्स कहते हैं, जैसे ड्रग मॉलिक्यूल है, तो उसमें अगर हमें फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, ये मैं समझा दूंगा। फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना हो एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में, जैसे कीटो ग्रुप का रिडक्शन करना हो, इसको हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बड़े पोर्स रहते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज कैटालिटिक सेंटर्स या एज कैटालिटिक रिएक्टर्स बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैक्रो रिएक्टर या माइक्रो रिएक्टर्स बोलूँगा मैं, छोटे रिएक्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम नैनो इसमें मटेरियल्स में इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर नैनोपोरस मटेरियल्स में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले जो टर्म है, जो हम अभी तक पोरस मटेरियल्स पढ़ते आ रहे हैं, उनमें आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या रहता है? पोरोसिटी का मतलब रहता है हमारे पास में कितना वॉल्यूम है। सपोज हमारे पास में इतना मटेरियल है, यहाँ तक इतना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है। अब इस मटेरियल में पोर वॉल्यूम कितना है, उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। यानी मैं बोलूँगा पोर वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी।
इट इज़ ए रेशो ऑफ पोर वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। समझ में आया। उसके बाद में रहता है पोर डायमीटर। पोर डायमीटर क्या है, मैं बोलूँगा एवरेज और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द ओपनिंग ऑफ ए मेम्ब्रेन। सपोज ये एक पोर है, ठीक, एक सुराख है कि ये मटेरियल है। अब इस पोर का जो डायमीटर रहता है, ठीक है, एवरेज डायमीटर बोलूँगा, क्योंकि किसी पोर का डायमीटर थोड़ा बड़ा रहता है, किसी का थोड़ा छोटा रहता है। तो जो एवरेज डायमीटर इन पोर्स का आता है ना, उसको हम बोलते हैं कि पोर डायमीटर ऑफ दैट मटेरियल। एवरेज एंड इफेक्टिव बोलूँगा मैं, ठीक है, एवरेज और इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ओपनिंग ऑफ द पोर, राइट, उसको बोलते हैं पोर डायमीटर। और एक है वेफर। वेफर आपने सुना होगा। वेफर का मतलब रहता है एक लेयर या मैं बोलूँगा स्लाइस। जैसे आपने एल्युमिनियम वेफर्स देखे होंगे, जो हम मिठाई खाते ना, खासकर जो बर्फ़ी रहती है, बर्फ़ी के ऊपर एक सिल्वर के जैसा या एल्युमिनियम का ये रहता है, ऐसा वेफर रहता लगा हुआ, एक थिन लेयर। मैं बोलूँगा ये स्लाइस है या थिन लेयर है, उसको हम बोलते हैं वेफर। ये भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में, ये टर्म। उसके बाद में सोल आप सबको मालूम है। सोल कोलाइडल सोल्यूशन को कहते हैं। इन्हें कोलाइड जो रहती है, कोलाइड है, कोलाइड ऑफ व्हाट, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम बोलते हैं सोल। ये समझ में आया। और एक चीज़ रहती है जल भी कोलाइड ही है, ये भी कोलाइड है, लेकिन ये उसका उल्टा है, ये लिक्विड इन सॉलिड है, ये याद रखना, लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड पार्टिकल्स कोलाइडल डायमेंशन के रहेंगे इन सॉलिड सिस्टम। जैसे प्यूमाइस रॉक मैंने इससे पहले भी बताया आपको, या फूम नहीं बोलूँगा मैं, आपने जेली होगा, जैम जो है ना, जैम्स जो हम खाते हैं, या जेलीज जो रहती है, जिलेटिन जो रहता है, वो एक्चुअली जेल है। जल मतलब वो लिक्विड इन सॉलिड रहता है, लिक्विड इन सॉलिड। समझ में आया। अब और एक बात, या पनीर जो खाते हैं हम पनीर, वो भी जेल टाइप ही है, वो लिक्विड इन सॉलिड है। अब और एक टर्म है एरोजल। देखो एरोजल का मतलब क्या रहता है। एरोजल का मतलब रहता है कि अगर हम लिक्विड के बदले में यहाँ पे गैस डाल दें, यानी लिक्विड रिप्लेस्ड बाय गैस बोलूँगा मैं, इन जेल में से, ये जो जेल हमने यूज़ किया, उसमें से लिक्विड निकाल दो, एयर डाल दो, तो ये बन जाएगा एरोजल, यानी ये लाइट मटेरियल बनेगा। लिक्विड थोड़ा हैवी रहता है, ये लाइट मटेरियल बनेगा, तो ये बनेगा लाइट मटेरियल। जैसे सिलिका एरोजल है, सिलिका एरोजल हम यूज़ करते हैं, या एलुमिना एरोजल यूज़ करते हैं, एलुमिना का एरोजल बनाते हैं हम। अब इन एरोजल्स का काम क्या रहता है, ये एरोजल है, ठीक है, इसका और इसका बनाते हैं हम एरोजल। समझ में आया। मैं बोलूँगा दीज आर अल्ट्रा लाइट मटेरियल्स, क्लियर, जिनमें लिक्विड हम रिप्लेस करते हैं बाय गैस, ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये एरोजल्स जो ना, इनको हम क्या मतलब ये किस काम में आते हैं। जैसे सिलिका एरोजल, अगर मैं बात करूँगा सिलिका एरोजल, तो सिलिका एरोजल को यूज़ करते हैं हम इंसुलेटर और लो डेंसिटी मटेरियल यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये लाइट रहता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं एज इंसुलेटर और लो डेंसिटी मटेरियल, LD मटेरियल, इसको यूज़ किया जाता है, ये याद रखना, क्लियर। और इसकी जो पोरोसिटी ये याद रखना, ये 99% पोरस रहता है, ठीक है, यानी इसमें पूरे वॉल्यूम में 99% वॉल्यूम जो रहता है वो सिर्फ पोर्स का रहता है। अब सोचो ये कितना लाइट मटेरियल होगा, ठीक। और सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा रहेगा फिर, जब पोर्स ज़्यादा है तो इसका जो सरफेस एरिया है, मैं यहाँ पे लिखूँगा सरफेस एरिया, वो इसका रहता है 1000, ये याद रखना,
1000 स्क्वायर मीटर पर ग्राम। अब ये इतना पोरस मटेरियल, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है ना, बहुत मतलब हद से ज़्यादा पोरस है ये। यानी 1 ग्राम में आपको 1000 स्क्वायर मीटर मिलेगा सरफेस एरिया, ठीक। और पोर साइज इसका कितना रहता है, पोर साइज लिखूंगा मैं यहाँ पे, पोर साइज। मैं सिलिका की बात बोल रहा हूँ, कौन सा सिलिका, सिलिका एरोजेल। पोर साइज रहता है इसका 2 to 50 नैनोमीटर, यानी ये मीजोपोरस रहता है, मीजोपोरस मटेरियल, राइट। अब और एक रहता है ज़ीरो जेल। देखो ज़ीरो जेल का मतलब क्या रहता है, अगर आप जेल में से पूरा वाटर बाहर निकालोगे, लिक्विड बाहर निकालोगे, जेल विदाउट लिक्विड, उसको बोलते हैं हम ज़ीरो जेल। यानी हमने जेल बनाया, जैसे जैम है, जेलीज है या पनीर है, उसको अगर पूरा सुखाओ आप, वो भी एक लाइट मटेरियल बनेगा, ठीक है। पूरा सुखाने के बाद में ये चिपक जाएगा, क्लियर, और सख्त भी हो जाता है ये, ठीक है। अगर जैम जो है ना, जैम या जेलीज को सुखाओगे, उसमें से पूरा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो वो जो बाद में लास्ट मटेरियल बनेगा उसको बोलते हैं हम ज़ीरो जेल। क्या बोलते हैं इसको, ज़ीरो जेल, क्लियर। ये श्रिंकिंग के बाद में श्रिंक करके पूरा सुखा के जो बनता है। और एक टर्म है यहाँ पे सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या रहता है, सरफेस एरिया का मतलब रहता है कि एक मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक है। अब इसमें अंदर पोर्स भी हैं, ठीक। हमको तो ऐसे लगता है कि इसमें ये एरिया एक्सेसिबल है, लेकिन ये पोर्स की वजह से इसके अंदर और भी सरफेसेस जनरेट होती है। अब ये जो टोटल सरफेस जो हमें मिलती है, एक्सेसिबल सरफेस या डिटेक्टेबल सरफेस पर यूनिट मास, ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगा, डिटेक्टेबल सरफेस पर यूनिट मास, इसको हम बोलते हैं ये सरफेस एरिया है। समझ में आया ना। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स है, जैसे कायरल या हेलिसिटी वगैरह, वो मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, ये याद रखा करो, ठीक है। चलो तब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।